अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर टीचर। एक बार फिर आपको इस चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, आई एम हमाद अहमद सिद्दीकी और मैं यहाँ पर फ़िज़िक्स के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। आपको पता है कि हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो ई-कैट और एम-कैट के हवाले से थी और उनके स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन जो अब वीडियोस शुरू हो चुकी हैं, जो हमारे अब लेक्चर्स यहाँ पर आएंगे, वो सिर्फ इंटर के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। ई-कैट और एम-कैट के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उनके भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं हम अपने इस लेक्चर की तरफ। और इस लेक्चर में हम जो शुरू कर रहे हैं सबसे पहले वो है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है हीट। हीट इस चैप्टर का नाम है, लेकिन इस चैप्टर को दो पोर्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहला है हीट, जो इस चैप्टर का टाइटल भी है, लेकिन इसके साथ साथ इस चैप्टर को दूसरे भी पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो पहले हम हीट टॉपिक्स के हीट जो आपके पास मौजूद है, इसके पोर्शन के हम तमाम तर चीज़ें देखेंगे। देन उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स की तरफ चलेंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखें हीट क्या होती है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हीट बेसिकली होती क्या है कि हीट जो है, ये सबसे पहली चीज़ ये जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? जो कि ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। कभी भी ये कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ नहीं जाती। ये क्योंकि हीट है इसलिए ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। इसको हम कहते हैं हीट। अगर हीट को मेज़र किया जाए तो हीट मेज़र की जाती है जूल के अंदर। मैंने यहाँ पर लिख दिया है इट इज़ मेजर्ड इन जूल। किलो जूल के अंदर भी हम जो है हीट को मेज़र कर रहे होते हैं, वो भी सही बात है, लेकिन जब हम बड़े स्केल पे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपेंशन क्या होती है। देखिए एक्सपेंशन बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंड होना होता है। मतलब एक्सपेंड होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जगह जो घेरे हुए है वो ज़्यादा घेरे, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंड होना, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है? लीनियर एक्सपेंशन एक ऐसी एक्सपेंशन होती है जिसमें सिर्फ वन डायमेंशन के अंदर जो है वो एक्सपेंशन हो। लाइक कि अगर आपके पास एक रॉड मौजूद है, आयरन रॉड मौजूद है, और आयरन रॉड को आप हीट करें, आप हीट करते हैं तो जो है वो उसमें होता क्या है कि उसके अंदर जो है वो एक्सपेंशन हो जाती है। वो जो एक्सपेंशन आपको नज़र आ रही है, जो आप नेगेटिव आई से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोपिक जो है वो व्यू होता है, उसके अंदर जो एक्सपेंशन हुई है दैट इज़ नोन एज दी लीनियर एक्सपेंशन। मैं दोबारा रिपीट करूँ, दोबारा सुन लें। लीनियर एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन होती है जो कि ओनली वन डायमेंशन के अंदर एक्सपेंशन हो, उस एक्सपेंशन को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है जो आपने मैट्रिक के अंदर ड्राइव किया था। यहाँ ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड नहीं है। सेकंड ईयर में इसकी ना कोई डेरिवेशन आती है और ना ही कोई इसका जो है वो क्वेश्चन आता है। हाँ, एमसीक्यूज़ ज़रूर आता है। एमसीक्यूज़ के लिए आप देखिए, सबसे पहले देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला है लीनियर एक्सपेंशन का। आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है ये जो फॉर्मूला है। और इसके साथ साथ अगर मैं पूछूं इसके अंदर डेल्टा एल लेंथ है तो लेंथ का यूनिट तो होता है मीटर, और डेल्टा टी कैपिटल टी है क्योंकि ये टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर का यूनिट आपको पता है डिग्री या सेल्सियस होता है। और यहाँ पर L1 लिखा है, इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। बट यहाँ पर जो अल्फा है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एज ए एमसीक्यूज में पूछा जाता है द यूनिट ऑफ अल्फा इज डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट ऑफ अल्फा क्या है। तो यूनिट ऑफ अल्फा याद रखिएगा हमेशा 1 डिग्री होता है, यानी कि 1 डिग्री इसको कहा जाता है। इसको कभी कभी हम डिग्री इनवर्स भी कहते हैं, यानी कि ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो चीज़ मौजूद है ये डिग्री इनवर्स मौजूद है। ऐसे भी लिखा जा सकता है ये, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो लिखा है 1 डिग्री, ये भी इसका सही एक्सप्रेशन जो है वो सिंबल मौजूद है अल्फ़ा के यूनिट का। इसको अगर केल्विन में मेजर कर रहे हो, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिग्री नहीं हो बल्कि केल्विन हो, तो इसका यूनिट होता है 1 केल्विन या केल्विन इनवर्स, ये इसके यूनिट होते हैं। इसी तरीके से लीनियर एक्सपेंशन के साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी मौजूद होती है। ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन की ही तरह होती है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? वो वन डायमेंशन में हुई एक्सपेंशन, तो हमने इसको नाम दिया लीनियर एक्सपेंशन का। ये तीनों डायमेंशंस के अंदर एक्सपेंशन होगी, इसको हम नाम देंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का।
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किस तरीके से है कि इसका फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी वन बीटा डेल्टा टी। आई अगेन रिपीट, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी वन बीटा डेल्टा टी। डेल्टा वी आपके पास जो है वो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर, मीटर क्यूब। V1 मीटर क्यूब, डेल्टा टी इज दी डिग्री, यानी कि इसका जो आप मेजर करते हैं टेम्परेचर को वो डिग्री में करते हैं या केल्विन में करते हैं, जो है वो फ़ारेनहाइट में करते हैं। इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा का यूनिट क्या होता है, क्योंकि देखें इसकी भी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, डेरिवेशन ना करने की वजह क्योंकि ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, क्योंकि आप मैट्रिक में करके आ चुके हैं। बस आपने जो है वो एक व्यू लेना है कि ये आपके पास फार्मूला होता था। तो बीटा का ये जो फार्मूला यानी बीटा का जो यूनिट होता है वो होता है 1 डिग्री, और हम इसको कह सकते हैं डिग्री इनवर्स, ये इसके यूनिट होते हैं। और 1 केल्विन और केल्विन इनवर्स ये भी इसका यूनिट होता है। याद रखिएगा अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, लाइक आयरन हो, ब्रास हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, सिल्वर हो। तो इसके जो वैल्यूज़ ये बीटा और अल्फा की हैं वो डिफरेंट होंगी अपने डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट मैटर्स के रिस्पेक्ट से। तो ये था हमारा लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है वो किससे रिलेट है। तो याद रखें ये रिलेट है थर्मल एक्सपेंशन से। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? थर्मल एक्सपेंशन होती है अगर कोई भी आप जो है वो कंडक्टर लें और उसको आप हीट करें, और हीट करने के नतीजे में हो क्या कि वो जो है वो एक्सपेंड हो जाए, ऐसी एक्सपेंशन को नाम देते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है? थर्मल एक्सपेंशन एक ऐसी एक्सपेंशन है जिसमें आप हीट प्रोवाइड करें और उसमें एक्सपेंशन हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, दैट इज़ दी थर्मल एक्सपेंशन। थर्म माने हीट भी होता है और एक्सपेंशन माने एक्सपेंड होना। और ये जो लीनियर थर्मल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है ये रिलेट करती है थर्मल एक्सपेंशन से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है प्रूफ करें बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। हमने आज यानी कि इस टॉपिक में ये प्रूफ करना है बीटा इज इक्वल 3 अल्फ़ा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बीटा जो है वो क्या है, अल्फ़ा क्या है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बीटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड दी अल्फ़ा इज़ दी कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। अब हमने प्रूफ करना है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। आपको पता है कि जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम कुछ कंसिडरेशन भी करते हैं, यानी कि सपोजिशन भी करते हैं, हम डायग्राम भी बनाते हैं और मैथमेटिकल स्टेप्स के ज़रिए हम अपने फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, हमने इसको फॉर्मूले को ड्राइव करना है, यानी कि सॉरी फॉर्मूले को नहीं बल्कि एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि ये डायग्राम देखें, जो मैंने डायग्राम बनाई है ये डायग्राम देखें। ये आपके पास एक क्यूब है, ये आपके पास क्या है? क्यूब, जिसकी 3 लेंथ है। क्यूब है तो ये वॉल्यूम है इसका, यानी कि यहाँ पर 3 लेंथ हैं। एक लेंथ ये है जिसको मैंने L1 का नाम दिया, यानी कि ये लेंथ ही है। एक है इंटरनल लेंथ, यानी कि अंदर का जो एरिया, अंदर की जो वो है लेंथ, उसको मैंने नाम दिया है B का, और B यहाँ पर ब्रेथ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनल लेंथ जो है वो है ब्रेथ और उसको मैंने डिनोट किया B से। और ये है हाइट, यानी कि जो उस क्यूब की ऊंचाई है ज़मीन से वो कितना ऊपर होगा, वो जो आपके पास मौजूद है लेंथ, उसको हमने नाम दिया है किसका? हाइट का, यानी कि वो हो गई h। यहाँ पर मैंने 1 और 1 लगाया हुआ है, ये मैं इसको जो है वो आगे जाके मैं आपको समझा दूंगा कि ये मैंने 1 क्यों लगाया है। अभी सिर्फ ये याद रखें, इसकी जो लेंथ है यानी कि जो हम मेजर करेंगे एक्सटर्नल, वो लेंथ हो गई। हम इंटरनल अगर लेंथ लेना चाहें तो वो हमारी क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी। और कितनी ऊंचाई पर है वो, तो वो हम क्या कहेंगे? वो हमारी हाइट होगी। सही है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है वॉल्यूम। अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो आप सबको पता है कि मैथ्स में वॉल्यूम बराबर है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने जो है वो सेकेंडरी क्लासेस में और प्राइमरी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैथ्स के किए हैं जिसमें आपने वॉल्यूम निकालना था और आपके पास 3 लेंथ होती थी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, v को, वॉल्यूम को v से शो कर दिया, लेंथ को l से शो कर दिया, स्मॉल l, और ब्रेथ को जो है वो स्मॉल b से, और हाइट को जो है वो स्मॉल h से शो कर दिया। अब ये जो सेकंड स्टेप है जहाँ पर मैंने जो है वो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो है वो चेंज कर दिया। अब देखें वॉल्यूम के अंदर जो आपके पास लेंथ मौजूद है, ये ब्रेथ मौजूद है और हाइट मौजूद है, ये तीनों हैं क्या?
मैं पूछूं कि ये अगर मैं ये बोलूं तो ये गलत ना होगा कि ये तीनों लेंथ ही हैं। जैसी बात है, अगर आप एक्सटर्नल लेंथ लेना चाहेंगे तो एक्सटर्नल लेंथ जब आप मेजर कर रहे होंगे तो एक्सटर्नल लेंथ मेजर करने के लिए आप जो है वो मीटर में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर में, इसके अलावा कोई तो यूनिट नहीं है। इंटरनल जब आप ब्रेथ ले रहे होंगे तो इंटरनल जब आपने लेंथ मेजर कर रहे होंगे, जिसको मैं ब्रेथ कह रहा हूँ, जब आप उसको मेजर कर रहे होंगे तो वो भी आपके पास मीटर या सेंटीमीटर में ही मेजर हो रही होगी, और हाइट भी आप सेंटीमीटर मीटर, यही आपके पास यूनिट्स हैं जिसमें आप मेजर कर रहे होते हैं। यानी कि ग्राम किलोग्राम तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब ये कि तीनों की तीनों लेंथ ही होती हैं। तो मैंने इन तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट को चेंज कर दिया लेंथ और लेंथ के अंदर ही, L क्रॉस L, यानी कि लेंथ यहाँ पर मौजूद थी, मैंने इसके नीचे L लिख दिया, B के नीचे भी L लिख दिया और हाइट के नीचे भी L लिख दिया। ये तीनों के तीनों लेंथ ही मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पर मैथ्स का रूल अप्लाई होगा। वो रूल क्या है? इफ़ बेसिस आर सेम पावर विल बी ऐड। अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? एडअप हो जाती हैं। यहाँ पर इसकी पावर है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1, यहाँ पर भी 1 ही है। तो 1 + 1 आपके पास 3 हो गई। तो लेंथ का जो ऊपर इसके जो आपके पास जो इसकी पावर आ गई वो क्या आ गई? क्यूब आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें। L क्रॉस L ये लेंथ मौजूद है आपके पास, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये लेंथ ही होती हैं। मैंने इसको लेंथ के जो है वो सिंबल में जो है वो चेंज कर दिया, और ये इसकी जो है वो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। तो पावर जब आपने ऐड करी तो हो गया ये L क्यूब, यानी कि V बराबर आ गया L क्यूब के। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, अब आप एक काम करें। अब वो जो आपके पास कंटेनर मौजूद है जिसका हमने वॉल्यूम L क्यूब हमने फाइंड आउट करा है, ये जो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करा है, हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में क्या होगा? अगर ये किसी मेटल का बना हुआ है तो ये एक्सपेंड होगा, ठीक है। अगर ये किसी मेटल का बना हुआ है तो ये एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के नतीजे में क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएंगी, और तीनों लेंथ चेंज होंगी। लेंथ L1 भी चेंज हो जाएगी, हाइट H1 भी चेंज हो जाएगी, और B ये ब्रेथ भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 और 1 लिखा था, क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने के बाद जब लेंथ के अंदर चेंजिंग आएगी तो उस चेंज को आप दूसरे सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक जैसे आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को जो है VI और VS से करते थे, तो यहाँ पर भी हम जो है वो लेंथ को जो है वो 1 और 2 से शो करेंगे। 1 बिफोर हीट और 2 आफ्टर अप्लाइंग हीट या आफ्टर गिवन हीट, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपने हीट जब प्रोवाइड करी तो देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने छोटी सी बनाई थी, और ये आपके पास डायग्राम जो है वो बड़ी हो गई है। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर हुआ जब आपने हीट प्रोवाइड करी तो एक्सपेंड हुआ, और एक्सपेंड होने के नतीजे में इनकी तीनों लेंथ जो है वो चेंज हो गई। अब तीनों लेंथ जो चेंज हुई, उससे पहले ये देखें, इसके साथ अब मुझे लगाना पड़ेगा V1 और इसके साथ भी मुझे लगाना पड़ेगा L1। हीट प्रोवाइड करने से पहले V1 = L1 क्यूब, और हीट प्रोवाइड करने के बाद जो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसका वॉल्यूम वो हो जाएगा V2 = L2 क्यूब। यानी कि सिर्फ सब्सक्रिप्ट जो है वो चेंज हुआ है, पावर्स वगैरह कुछ चेंज नहीं होंगी। जाहिर सी बात है लेंथ ही रहेगी, बल्कि सिर्फ जो चेंज आएगा वो लेंथ के मेजरमेंट में चेंज आएगा। लेंथ इटसेल्फ चेंज नहीं हो जाएगी अप्लाई हीट प्रोवाइड करने के बाद। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि लेंथ चेंज इटसेल्फ किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, बल्कि उसकी जो मेजरमेंट है, लाइक 10 थी तो वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी या मीटर हो जाएगी, लेकिन उसकी लेंथ किसी और क्वांटिटी में चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इसीलिए V2 = L2 क्यूब लिख लिया। ये 3-4 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, मैंने तभी V2 = L2 क्यूब लिख दिया। आप भी ऐसे ही करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जब आपने सारे ये स्टेप कर लिया तो अब आप जो है वो रिमाइंड कीजिए कि मैंने लीनियर एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है डेल्टा L = L1 अल्फा डेल्टा T। ये आपके पास फॉर्मूला है किसका? लीनियर एक्सपेंशन का। ये फॉर्मूला आपके पास किसका है? लीनियर एक्सपेंशन का, जिसमें डेल्टा L बराबर होता है L1 अल्फा डेल्टा T के। अब अगर मैं पूछूं, ये डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा का मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों में चेंज होता है, मतलब चेंज आ रहा है। और चेंज जब भी आप ले रहे होते हैं तो चेंज हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जब आप माइनस करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पर जो चेंज आप, यानी कि डेल्टा को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ L2 - L1 = L1 अल्फा डेल्टा T।
देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया कि यहाँ पर जो डेल्टा एल था उसको चेंज कर दिया L2 माइनस L1 में। क्यों? क्योंकि चेंज को हम बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं चेंज के अंदर, इसलिए मैंने L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, L2 यहाँ पर ही रहने दिया मैंने, L1 माइनस में था वहां जाके प्लस में हो जाएगा L1 अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से ये हो सकता है प्लस L1, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ L2 इज इक्वल टू L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ L2 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा टी। ये भी इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, दो क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी ये हम लिख सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज में से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, वो आप कॉमन ले लें। तो L2 इज इक्वल टू यहाँ पर जो चीज़ बचेगी वो बचेगी L1 जो कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ बच गया वो 1 बच गया प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास वैल्यूज बच गई। हमने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले माइनस L1 था, उस तरफ जाके इक्वेशन की तरफ जाके L1 प्लस L1 हो जाएगा। अब L1 मैं इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस ऐड हो रही है क्वांटिटीज, तो कोई इशू नहीं है, आप पहले लिख लें, पहले लिख दिया मैंने। इन दोनों क्वांटिटीज के अंदर L1 और यहाँ पर भी L1 जो है वो कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन निकाल लिया, L1 यहाँ कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 और यहाँ पर बचा अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि आपके पास जो है वो L1 जो है वो क्या हो गया, कॉमन चला गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के बाद, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम स्टेप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो इंट्रोड्यूस क्या करवाएंगे, मैं यहाँ पर स्टेप देखें, आपने क्वेश्चन पढ़े, प्रूफ करना है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो यहाँ अब हम जो करवाएंगे स्टेप, ये उस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हम प्रूफ कर दें बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। क्वेश्चन जो मेरा था वो यही था कि प्रूफ करना है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। मैं कुछ अजम्पशंस और कंसिडरेशन से चला हूँ और दोबारा यहाँ पर आकर एक और जो है वो स्टेप कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर स्टेप जो है वो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इस डेरिवेशन में। यानी कि इस डेरिवेशन में मैंने वो जो स्टेप है वो मैंने अभी तक नहीं बोला, यहाँ जो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ उसकी वजह क्या है, क्यों करवा रहा हूँ वो स्टेप में यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस, उसकी वजह आपको जब आप डेरिवेशन के एंड में होंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस वजह से वहाँ ये स्टेप करवाया था। अब चलते हैं उस स्टेप की तरफ, मैं करवाने क्या जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ आप करें क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्या करें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो L2 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इसके ऊपर भी, यानी पूरी टर्म के ऊपर क्यूब आ जाएगा। मैंने क्या करवाया स्टेप, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, L2 के ऊपर भी क्यूब आ गया और इस पूरी, यानी कि जब क्यूब करवाया तो पूरी वैल्यू के ऊपर क्यूब आएगा, तो इस पूरी वाली वैल्यू के ऊपर जो है वो क्यूब आ चुका है L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। हमने क्या किया, L2 का होल क्यूब इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। हमने यहाँ पर यानी कि इस वाली क्वांटिटी के वैल्यू के ऊपर भी हमने क्यूब लगा दिया और इस पूरी टर्म के ऊपर भी क्यूब अप्लाई कर दिया। अब हम इस यानी कि इसके ऊपर जो क्यूब है और यहाँ जो वैल्यूज मौजूद है उसके ऊपर जो क्यूब मौजूद हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे हम, L1 यहाँ लिखा हुआ है L2, तो L2 के ऊपर क्या हो जाएगा, L2 का होल क्यूब इज इक्वल टू L2 का होल क्यूब, L2 का क्यूब इज इक्वल टू, अब ये क्यूब इस क्वांटिटी के ऊपर भी है और ये क्यूब इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी है, तो जब हम इस वाली वैल्यू के ऊपर ये क्यूब जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L1 का क्यूब और ब्रैकेट के ऊपर मौजूद है तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का भी होल क्यूब। ये यहाँ पर हो जाएगा L2 का क्यूब, यानी कि इसके ऊपर हमने क्यूब ले लिया, ये क्यूब इसके ऊपर आ गया और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर होल क्यूब यहाँ पर ये मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर क्यूब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके ऊपर क्यूब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें ये जो चीज़ लिखी हुई है ये हमें एक फॉर्मूला याद दिलाती है जो हमने मैथ्स में मैट्रिक के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था। और वो फॉर्मूला क्या था, अगर कभी a प्लस बी का होल क्यूब हो जाए, क्या हो जाए, अगर कभी a प्लस बी का होल क्यूब हो जाए, यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है, ये पूरी क्वांटिटी b है
और 1 जो है वो आपके क्या है, ए है। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 सिंपल जो है वो ए है और अल्फा डेल्टा टी जो है वो बी है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है मैथ्स में? यहां मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप फॉर्मूला देख ले, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इक्वेशन यानी कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म। तो यानी कि जहां हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, हम वहां पर क्या लिख सकते हैं? ये पूरी क्वांटिटी, ये हम इसको ब्रैकेट को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आए हम इसको जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा यानी कि 1 हमारे पास a है और ये अल्फा डेल्टा टी क्या है, वहाँ पर हमारे पास b मौजूद है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखें, L2 का क्यूब इज इक्वल्स टू L1 का क्यूब। ये तो ऊपर से हमने वैल्यूज उतार ली। अब इस ब्रैकेट के ऊपर यानी कि इस ब्रैकेट के ऊपर हमने क्यूब अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा a क्यूब, मतलब a हमारे पास 1 है, a का क्यूब करना है, 1 हमारे पास a है, तो हम लिख देंगे 1 का क्यूब प्लस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस मौजूद है, प्लस लगा दिया। 3 फॉर्मूले का ऐसे ही लिख देंगे 3। अब a का स्क्वायर करना है, हमारे ब्रैकेट में a क्या है 1, तो हम यहां लिख देंगे 1 a स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर। b हमारे पास क्या है, ये पूरी टर्म अल्फा डेल्टा टी, हम इसको भी लिख देंगे अल्फा डेल्टा टी प्लस 3ab स्क्वायर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 3a हमारे पास जो टर्म है उसमें 1 मौजूद है, हम 1 लिख देंगे। b क्या है हमारे पास, ये है अल्फा डेल्टा टी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, हम ये लिख देंगे। उसके बाद आखिरी टर्म जो कि b क्यूब है, और b ये रहा, b सबसे पहले लिख लें, b हमारे पास है अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अल्फा डेल्टा टी हमारे पास जो चीज़ मौजूद थी वो चीज़ मौजूद थी b, यानी कि b क्वांटिटी हमारे पास जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी है जो कि हमारे पास b है, यानी कि अल्फा डेल्टा टी हमारे पास b है, हमने अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब कर दिया। मैं यहाँ से इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टेप्स करने, तो ये डायग्राम मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। आपने ये डायग्राम जो है वो अपने कॉपी में जो है वो बना लेनी है। बनाने के बाद जो है वो स्टेप्स अब चलेंगे, वो देखें किस तरीके से। अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब हमने कर दिया, मैं दोबारा फॉर्मूला जिस तरीके से अप्लाई किया वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए L2 का होल क्यूब एज इट इज लिखा हुआ है, L1 का होल क्यूब वो भी ऐसे ही लिखा हुआ है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसके बराबर है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां पर a हमारे पास है 1 का पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास क्यूब, तो 1 का क्यूब कर दिया, 1 हमारे पास a है। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 लिख दिया, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें हमारे पास a ये है, a का स्क्वायर, b हमारे पास ये है अल्फा डेल्टा टी, ये लिख दिया, प्लस 3 फॉर्मूले का 3 यहाँ पर लिख दिया। a हमारे पास हमारे जो ब्रैकेट है उसमें a मौजूद है हमारे पास 1 लिख दिया, b स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का आखिरी क्वांटिटी है b क्यूब, और b हमारे पास ये पूरी वैल्यू है अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, ये हमारे पास हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब एक और स्टेप, वो स्टेप क्या, मैंने आपसे एक बात कही थी कि लीनियर एक्सपेंशन हो या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो, ये इतनी कम होती है एक्सपेंशन कि इस एक्सपेंशन को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है वो हम करेंगे, तब जाके हमें जो है ये नजर आएगा।
मतलब कि ये बहुत छोटी जो है ना चेंजिंग होती है। तो अगर ये बहुत छोटी चेंजिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि सपोज करें कि अगर आपके पास एक नंबर है और वो नंबर है आपके पास 1, बल्कि 1 नहीं, आपके पास 2 मौजूद है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसके 2 का स्क्वायर करें तो आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 4, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 2 का आप करें क्यूब, तो 2 का क्यूब बनता है 8, 2 का स्क्वायर बना 4, 2 का क्यूब बना 8। मतलब मैं पावर बढ़ा रहा हूं, वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 4 थी फिर 8 हो गई, 2 की पावर 4 करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना, तो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं लूं 0.2 का स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर लें और आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर होगा 0.04, 0.04 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आपने 0.2 यानी कि 0.2 एक छोटी वैल्यू है, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के नतीजे में ये हो गया 0.04, यानी कि और छोटा हो गया और एक और जीरो का इजाफा हो गया। अगर मैं 0.4 का स्क्वायर लूं तो ये हो जाएगा 0.16। मतलब वैल्यू छोटी होती चली जा रही है जब आप किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे या क्यूब लेंगे। अभी मैंने सिर्फ स्क्वायर लिया है, जब आप क्यूब लेंगे तो और छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो अगर आपके पास यहाँ से जो मैं रिजल्ट निकालूं, जो आपको बताऊं, तो आपने यहाँ से क्या सीखा है, वो ये सीखा कि अगर आप किसी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो और बड़ी वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर किसी छोटी वैल्यू का आप स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं तो आपके पास जो स्क्वायर और क्यूब है वो उस वैल्यू को और मजीद छोटा कर देता है। आपने यहां पर ये चीज देख ली। अब मैं चलता हूं अपनी उस बात के ऊपर जो यहां पर मैंने कहा था। क्या कहा मैंने कि जो अल्फा की वैल्यू है वो, सॉरी, जो आपके पास चेंज है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से नहीं देख सकते, बल्कि आप कैसे देख सकते हैं, आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मतलब क्या हुआ कि उसका जो यानी कि चेंज है, जो उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ में चेंज हो रहा है, तो आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो मतलब क्या हुआ, छोटी वैल्यू है ना, तो छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो और छोटी हो जाएगी, और क्यूब लेंगे तो और मज़ीद छोटी हो जाएगी। यही बात हुई ना कि अगर हम छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो और छोटी हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। और अगर मैं छोटी वैल्यू का क्यूब कर दूं तो ये और वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ एक रिजल्ट समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चेंज है वो बहुत छोटा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इफ़ डेल्टा टी इज सो स्मॉल, मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा है भाई। इफ डेल्टा टी इज सो स्मॉल, नेग्लेक्ट डेल्टा टी स्क्वायर एंड डेल्टा टी स्क्वायर एंड डेल्टा टी क्यूब। अगर चेंज लेंथ के अंदर कम आया, इट्स मीन कि जो टेम्परेचर का जो चेंज होगा वो भी कम ही होगा। तो यहाँ पर डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हो तो नेग्लेक्ट कर देंगे हम क्या, डेल्टा टी स्क्वायर और डेल्टा टी क्यूब। मतलब क्या हुआ, जहाँ आपको डेल्टा टी का स्क्वायर नज़र आ रहा है, अब आप उसको ज़ीरो कर दें, ये रहा डेल्टा टी का स्क्वायर। और अगेन वही बात कर रहा हूँ कि छोटी वैल्यू का क्यूब करते तो और छोटी हो जाती है, स्क्वायर की जो वैल्यू उससे भी और छोटी वैल्यू आंसर में आएगी। तो डेल्टा टी का होल क्यूब जो है ये भी आप कैंसिल कर दें, ज़ीरो कर दें, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स। अगर वैल्यू बहुत छोटी हो, ज़ीरो के करीब हो, तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। मतलब डेल्टा टी का होल क्यूब जो है हम इसको क्या ले रहे हैं, ज़ीरो, और डेल्टा टी का स्क्वायर ये भी ज़ीरो हम कंसिडर कर रहे हैं। डेल्टा टी का स्क्वायर ये भी जो है वो ज़ीरो हो गया, नेगलेक्ट कर दिया। डेल्टा टी का होल क्यूब ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी हमने जो है वो कैंसिल कर दिया। अब जब हमने ये सब चीज़ें कैंसिल कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि ज़ीरो, मतलब वही हुआ ना कि अगर ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको भी ज़ीरो कर देता है। ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो उस वैल्यू को भी ज़ीरो कर देगी। मतलब डेल्टा टी स्क्वायर में मौजूद है, ये अगर ज़ीरो मैंने कर दिया तो इसके साथ अल्फ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ज़ीरो हो गया। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये पूरी क्वांटिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। अब आगे चलते हैं। डेल्टा टी
का होल क्यूब, ये मैंने जीरो कर दिया। अगर मैं इसको जीरो कर दिया तो अल्फा जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका जो क्यूब यानी कि इसको जो जीरो कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो हो जाएगा तो ये हम अब इन वैल्यूज को नहीं लिखेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट अब लिख देंगे L2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू L1 क्यूब, और जो यहाँ से बचा 1 का क्यूब क्या होता है भाई, 1 ही होता है, प्लस 3 एज इट इज लिख दें 3, 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिखेंगे मैथ्स के अकॉर्डिंग, 3 अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास वैल्यूज बच गई जो यहाँ से बच सकती थी। मतलब डेल्टा टी का स्क्वायर था, उसको हमने जीरो कर दिया, वो जब अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। डेल्टा टी का होल क्यूब, इसको हमने जीरो कर दिया, जब ये किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो चीज़ थी ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये खत्म हो गई, सिर्फ बचा L2 का होल क्यूब, ये तो बस लिखा जाएगा, L1 का होल क्यूब ये बचा था, और जो बचा वो बचा 1 का होल क्यूब 1 होता है, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 अल्फा डेल्टा टी। आपके पास वैल्यूज बच गई। अब आपको याद है कि L1 क्यूब जो मैंने यहाँ पर लिखा है, L1 जो क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और जो L2 क्यूब लिखा हुआ है ये किसी के बराबर हुआ करता था। वो किसके बराबर हुआ करता था, इससे पहले जो स्टेप्स करे थे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना के आए थे, याद करें आप। वो हम L1 क्यूब जो है वो हम बना के आए थे V1 के बराबर, और L2 क्यूब जो है वो हम बना के आए थे V2 के बराबर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, रब करना पड़ा, लेकिन आप पीछे जाइए, वहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 शुरू में बना दी, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 अगर मैं यूज करूं तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग L1 क्यूब यानी कि यहां जो ये L1 लिखा हुआ है, L1 का होल क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं V1, इसको मैं लिख सकता हूं V1, और यहां जो L2 क्यूब लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है L2 क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जल्दी से जाएं, आपने कॉपी में नोट किया होगा, कॉपी में देखें, L2 क्यूब बराबर आया था V2 के, V2 इज इक्वल टू V1, और उसके साथ जो यहां पर ब्रैकेट लिखा हुआ है 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी एज इट इज लिख दें। यहां पर लिखा हुआ है 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, यहां तक लिख दिया आपने। अब आपने क्या करना है, अब ये जो V1 लिखा हुआ है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, V2 इज इक्वल टू V1 + 3 V1 अल्फा डेल्टा टी, ये आपने यहां पर लिख दिया। V2 इज इक्वल टू V1 + 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। क्या किया, V1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा, V1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो V1 हो गया, V1 मल्टीप्लाई हुआ 3 अल्फा डेल्टा टी से तो हो गया 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। अब ये V1 प्लस में वहां जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V2 - V1 इज इक्वल टू 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। V2 - V1 बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, मतलब चेंज हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, 3 V1 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा V इज इक्वल टू 3 V1 अल्फा डेल्टा टी। अब मैं यहां से कुछ चीजें सेपरेट करूंगा और उसको इक्वेशन के उस तरफ जाके डिवाइड में लेके चले आऊंगा। ये स्टेप मैं दोबारा ऐसे ही लिख रहा हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू 3 अल्फा एज इट इज लिखा हुआ है, V1 डेल्टा टी ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अब ये जो ब्रैकेट है मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे पीछे वैल्यूज को करा है, बाकी सब एक जैसा लिखा हुआ है। 3 अल्फा V1 डेल्टा टी, ये जो V1 डेल्टा टी है यहाँ इस ब्रैकेट को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब आप अगेन रिवाइज करें, आपको पता है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये पूरी क्वांटिटी जो मेरे लेक्चर जहाँ से शुरू हुआ था लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से, वहाँ पर एक फॉर्मूला निकला था, वो फॉर्मूला था डेल्टा V इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 बीटा डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू
बीटा लिख दूँ, यानी कि V1 और डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो गए, तो ये डेल्टा V किसके बराबर आ जाता है बेटा, डेल्टा V डिवाइड बाई V1 डेल्टा टी बराबर आ जाता है बीटा के। तो यानी कि इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 अल्फा। ये ब्रैकेट कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, कहाँ देखा है? जी बिल्कुल, आप घूम गए होंगे इस पूरी डेरिवेशन में, इसको प्रूफ करते करते, और अब आपको याद आ रहा होगा ये तो हमारा क्वेश्चन था जो ये लिखा हुआ है, प्रूफ इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो इतनी मेहनत के बाद, इतनी मैथ्स यूज़ करने के बाद, इतनी कंसिडरेशन करने के बाद, क्यूब अप्लाई करने के बाद, इतनी बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद जो आपका अब फॉर्मूला आ गया है, वही आपकी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि आपने प्रूफ कर दें भैया, आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर दें आप बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। तो हमने जो लॉजिक्स हैं उसको यूज़ किया है, मैथ्स की कैलकुलेशन है उसको यूज़ किया है, ऐसे ही कोई अफसाना नहीं जो है ना वो शुरू कर दिया और प्रूफ कर दिया। मैथमेटिकली हमने जो है वो चीज़ों को लेके चलने के बाद हमने फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, जो आपका क्वेश्चन मौजूद था। ये था इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट लेक्चर, जो कि यहाँ पर अब ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पूरी डेरिवेशन जो है वो समझ में आ गई होगी, अंडरस्टैंड हो गई होगी, और इसका हर स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, वो भले प्री इंजीनियरिंग के हों, प्री मेडिकल के या कंप्यूटर साइंस के, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेट उसके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह हाफिज़।